Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 2nd April 2025 और अब हम डिस्कस करते हैं आज की पहली न्यूज। और पहली न्यूज है हमारी प्रोब रोल ऑफ कपिल मिश्रा इन February 2020 रॉयट कोर्ट टू पुलिस। तो दिल्ली के एक कोर्ट ने पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि जो अभी हमारे दिल्ली के लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर कपिल मिश्रा जी, उनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर की जाए और उनका क्या रोल था जो कि 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, उसकी जांच की जाए। अब पहली बात यह है कि इस मामले में कई बार से पुलिस ये कह चुकी है कोर्ट में कि मिस्टर मिश्रा का कोई रोल नहीं था, और लेकिन एक पर्सन ने, दिल्ली के ही एक पर्सन हैं मोहम्मद इलियास, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी कोर्ट में और उन्होंने एलिगेशन लगाए कि 2020 के दौरान जो मिस्टर मिश्रा ने हेट स्पीच दी या प्रोवोकिंग स्पीच दी, उनकी वजह से दिल्ली में दंगे भड़के, तो इसलिए उनके जो रोल है उसकी जांच की जाए। तो अभी यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच के बाद क्या इसका कंक्लूजन होता है। ठीक है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो एफआईआर होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो यानी कि पुलिस को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती। वारंट कौन इशू करता है? वारंट कोर्ट इशू करता है। दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, पहली बात तो ऐसे ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे ऑफेंसेस में अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करना चाहती है तो पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लानी होती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। बिल में हैव क्लॉज फॉर नॉट ऑल्टरिंग वक्फ लैंड स्टेटस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पार्लियामेंट में वक्फ बिल को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 2024 में, लेकिन फिर इस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे अपोजिशन पार्टीज ने भी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी। तो अब इसको फिर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था, उसके बाद फिर आज इसको दोबारा से पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बीजेपी के अलाइन है जेडीयू और दूसरी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उन्होंने ये कहा है कि जो बिल में इस तरह के प्रोविजन लाए जाएं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रेजेंट स्टेटस है उसको ना ऑल्टर किया जाए। तो अब ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ इस तरह के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए जाएं। अब वो प्रोविजंस क्या हैं? तो उसमें ये कहा गया है, देखो अभी तक क्या एलिगेशन लगते हैं वक्फ बोर्ड पर। अभी तक वक्फ बोर्ड पर ये एलिगेशन लगते हैं कि इसने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जब्त किया है और उस पर एडवर्स पोजीशन किया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी इसने अपने पोजीशन में इलीगल रूप से रखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वक्फ एक्ट था 1995 का, वो वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर देता था और उसके अनुसार अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर ये दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो उस प्रॉपर्टी को ऐसा मान लिया जाता था कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होती थी। अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अपोजिट पार्टी पर होता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ की जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन था, वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन था, वो फाइनल होता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें अमेंड किया गया। अब लेकिन सरकार ने ये कहा है कि हम इस बात के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको नहीं किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जाएगा, अनलेस कि वक्फ ने किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, यानी कि वो लैंड जो है डिस्प्यूटेड लैंड है और या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी पहले और उस पर वक्फ ने कब्जा कर लिया था, एडवर्स पोजीशन कर लिया था, या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से कब्जा किया था, तो ऐसी प्रॉपर्टी को उस पर्सन को या गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, लेकिन जो वास्तव में वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि पहले जो वक्फ बिल था, वक्फ एक्ट था,
उसमें सारे प्रोविजन जो सारे कंसर्न वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही होते थे, लेकिन अब इसमें 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ा गया है और 2 जो पर्सन हैं वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के भी होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट टर्म्स बुलडोजिंग ऑफ 6 हाउसेज इन यूपी अनलॉफुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लिया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 लोगों के मकान को डेमोलिश किया बुलडोजर के द्वारा, वो अगेंस्ट द लॉ है और ये जो फंडामेंटल राइट टू शेल्टर है जो कि अंडर आर्टिकल 21 गवर्न होता है, तो वो उसका वायलेशन किया है। दूसरी बात ऑनरेबल ऑनरेबल कोर्ट ने ये कही है कि आप जब किसी पर्सन को नोटिस देते हैं तो नोटिस ऐसे ही नहीं देते कि आपने उस पर्सन के मकान पर नोटिस चिपका दिया और 1 घंटे बाद जाके उसके मकान को या उसके घर को डेमोलिश कर दिया। दिस इज नॉट अ रीजनेबल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लगता है कि उस पर्सन का जो मकान है या विक्टिम का जो मकान है वो गलत तरीके से बना हुआ है या इलीगल बना हुआ है, तो आपको उसको एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। और रीजनेबल नोटिस आप कैसे देंगे उसको? इतना समय उसके पास होना चाहिए ताकि वो अपील में जा सके या आपके डिसीजन के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सके। दूसरी बात, ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप इस तरह से जो नोटिस चिपकाने की जो प्रथा है इसको बंद कीजिए, ये अगेंस्ट आर्टिकल 21 है, यानी कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट है। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें तो 2-3 पॉइंट पर ऑनरेबल कोर्ट ने बात कही है। पहली बात तो ये कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन को एक एप्रोप्रिएट टाइम पर नोटिस नहीं दिया जाता तो यहाँ पर जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है आर्टिकल 21 में उसका वायलेशन माना जाएगा। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ऑर्डर भी दिया है कि वो हर व्यक्ति को जिसका कि उसने मकान को इलीगल तरीके से डेमोलिश किया है उसको 10 लाख रुपए कंपेंसेशन देगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडियाज एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रू पिक्चर। तो यहाँ पर जो एडिटोरियल न्यूज़ थी आज ये, और इसमें कहा है कि देखिए हमारे देश में जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की थी, तो अब उसको सरकार ने 2020 में चेंज किया है। यहाँ पर दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो पहले में अगर आप देखेंगे जब हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी तो वहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सोसाइटी के एससी एसटी कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी के स्टूडेंट थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो पर कैपिटा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता था किसी भी चाइल्ड के लिए, जैसे कि मान लिया अगर आप किसी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। और वहीं आप अगर एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो जाते हैं तो हो सकता है इस तरह का इस लेवल की एजुकेशन भी आपको ना मिले और वो बहुत ज़्यादा महंगी मिले। तो जब एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी होगी तो उस समय पर बहुत सारे लोगों की वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर आ जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 में, और 20 इसके बाद ही आर्टिकल 21 को इंसर्ट किया गया या इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 को इनकॉर्पोरेट किया गया। आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 6 to 14 ईयर के बीच में है उसके पास ये फंडामेंटल राइट होगा कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि स्कूल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकता है और कोई भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल उसको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा और ना ही उससे किसी प्रकार की फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से हमारे जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। और वहाँ पर अब क्या है कि जो पहले मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती थी जिनको गलत तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया जाता था, जहाँ की नियम और कानूनों को नहीं देखा जाता था, लेकिन अब उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून भी बना दिए गए हैं।
अगर हम रिसेंटली देखें तो रिसेंटली नैक ने बहुत सारे जो प्रोफेसर्स एसोसिएटेड थे उनको सस्पेंड किया है, उनको नैक के बोर्ड से बाहर किया है। साथ ही साथ ऐसे प्रोफेसर के खिलाफ भी सीबीआई जांच चल रही है जो कि पैसे लेकर नैक के ग्रेड देते थे इंस्टीट्यूशंस को। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। हाउस पैनल सजेस्ट रेजिंग क्रीमी लेयर लिमिट फ्रॉम 18 लाख। तो बेसिकली क्या है क्रीमी लेयर, क्या होता है कि देखिए वैसे अगर आप देखें हमारे देश में तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको जो हमारे देश में जनरल कैटेगरी के लोग हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं फॉल करते, उनको किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है और वो ईडब्ल्यूएस में फॉल करता है तो उसको 10% रिजर्वेशन है। वहीं जो ओबीसी है उसको 27% रिजर्वेशन है, लेकिन सभी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी में एक राइडर है जिसको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि अगर किसी ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, अगर किसी फैमिली जो कि ओबीसी को बिलोंग करती है उसकी इनकम 8 लाख रुपए पर साल है तो उसको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये कहा है कि जो 8 लाख इनकम है वो बड़ी बेसिक इनकम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं ओबीसी की कैटेगरी को बिलोंग करने वाले, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो उसने डिमांड की है कि ये 8 लाख का जो क्राइटेरिया है इसको बढ़ा दिया जाए। और अब हम समझते हैं कि ये जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो हमारे देश में एक केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। ये डिसीजन आया था 1992 में, इसके आधार पर इंट्रोड्यूस हुआ था क्रीमी लेयर कंसेप्ट इन द ओबीसी। 1993 में ये जो ओबीसी की इनकम थी क्रीमी लेयर के पर्पज से वो 1 लाख रुपए थी और फिर इसको 2017 में 8 लाख करा गया। अब कंसर्न ये है कि अब इसको बढ़ाकर और कर दिया जाना चाहिए जिससे कि ज्यादा ओबीसी के लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट कंसर्न यहाँ पर यह है कि जो हर स्टेट है वो हर स्टेट की अपनी एक अलग इनकम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ स्टेट में इनकम 8 लाख से ज्यादा हो सकती है, कुछ में कम हो सकती है। तो यहाँ पर यह भी डिमांड की गई है कि इसको एक यूनिफॉर्म इनकम बना दिया जाए ताकि इस तरह के जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस या इनकंसिस्टेंसीज ना आए जब हम ओबीसी कंसेप्ट को एप्लीकेबल करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। जेडीयू सेज वक्फ बिल शुड नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, कि वक्फ बिल को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ये कानून हमारा पार्लियामेंट में अगर ये अमेंड हो जाता है, जैसे कि आज ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, अगर आज वहां से पास हो गया तो फिर ये राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा के जाने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो जब प्रेसिडेंट की एसेंट इस बिल को मिल जाएगी तब ये कानून बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि सपोज इस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है 2 महीने बाद फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये 2 महीने बाद से लागू होना चाहिए या सरकार इसको पीछे से लागू कर देगी? अब पीछे से लागू करने का मतलब ये है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना। तो अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से संबंधित प्रोविजंस देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करता है। आर्टिकल 21 क्लियरली मना करता है क्रिमिनल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए। अब लेकिन आर्टिकल 21 कहता है कि आप जनरली क्रिमिनल कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, यानी कि पीछे से कानून नहीं देंगे। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, सपोज एक पर्सन है ए और उसने कोई ऑफेंस किया, फॉर एग्जांपल चोरी का ऑफेंस किया उसने 2020 में, और चोरी के जो सजा थी 2020 में वो 3 साल थी। अब 2024 में पार्लियामेंट ने इस कानून में अमेंड किया और अब सजा उसकी 6 साल कर दी और इसको लागू कर दिया पीछे से, यानी कि 2015 से। तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन यही आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 सिविल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने से मना नहीं करता, यानी कि वो सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देती है या नहीं देती है। तो यहाँ पर जेडीयू ने कहा है कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अब वो हम देखते हैं कि सरकार की क्या इसमें इंटेंशन रहेगी या सरकार का क्या डिसीजन रहेगा।
So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.